हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि क्लासेस डेली मॉर्निंग 8:30 से स्टार्ट होगी है। ठीक है, आप लोगों के लिए एक नया पैटर्न प्रिपेयर किया गया है। उस पैटर्न का भी बता देते हैं तरीका क्या है। आप लोगों को आज मैंने पीडीएफ शेयर करी है। आप आई रियली होप सो आप सबने चेक करी हो। ठीक है, तो वो जो पीडीएफ में जो टॉपिक वाइज मैंने आपको क्वेश्चन भेजे हैं, तो पहले जरा उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रीजन क्योंकि आप सबको सीएसआर अभी सीयूटी पीजी के एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट करना है ना। सबसे पहली चीज, जनरल एप्टीट्यूड नहीं आएगा। ठीक है, 75 क्वेश्चन आएंगे और ज्यादा टफ भी नहीं आएंगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ जरूरी बातें समझनी है। पहला, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाने से पहले मैं 5 मिनट जरा आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूं अगले आने वाले 15 दिनों की। क्योंकि आने वाले 15 दिनों में आप है ना इतना सफिशिएंट सीख जाएंगे कि एग्जाम बहुत इजीली क्रैक कर पाए। चलिए मैं जरा आपसे कुछ नोट्स शेयर कर देता हूं। ओके, तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। मैंने आपको एक अलजेब्रा की पीडीएफ सेंड करी है। उसमें ग्रुप रिंग फील्ड प्लस वेक्टर स्पेस दोनों के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरा मैंने आपको भेजा रियल एनालिसिस का। अब मेरी बात सुनो। देखो, मैं ना जरा यहाँ पे कुछ चीजें बता देता हूँ। एक्चुअली मैं ना कुछ दिनों से क्लास इसलिए नहीं ले पा रहा था। मैं और भी जो बैचेज हैं और आप लोगों के लिए भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर रहा था। देखो, रियल एनालिसिस वाली पीडीएफ भेजी होगी मैंने। उसमें 3 चीजें हैं सिर्फ, वन वेरिएबल प्लस सेवरल वेरिएबल प्लस सीक्वेंस एंड सीरीज। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। इसका मतलब आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। इसमें आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस और आपके कॉन्सेप्ट के रिवीजन, कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और एकदम से आप मेमोराइज कर पाओ। ठीक है, दूसरी चीज, आपको एक भेजा होगा इंटीग्रल उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ओडी का। ठीक है, ओडी ओडी का सिलेबस वही है जो आईआईटी जेम का है, बिल्कुल सेम टू सेम। और इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है, आईआईटी जेम में जितना पढ़ाया है ना, उसके बेसिस पे आप ओडी की जो पीडीएफ है आप पूरी की पूरी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक आपको भेजा होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये आपको दीपांशी मैम करवाई देंगी। फिर आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा की मैंने एक रिंग वाला एक फोल्डर ऐड किया है। ठीक है, इसमें ग्रुप रिंग और फील्ड से क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होंगे। मैंने जो लेक्चर्स में पढ़ाया है ना आपको, अब यकीन मानिए वहां से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। प्लस लीनियर, लीनियर के क्वेश्चन भी बहुत इजी आएंगे। अब हो सकता है किसी को लग रहा हो सर टाइम बहुत कम है ग्रुप रिंग फील्ड और लीनियर पढ़ने के लिए। नहीं, टाइम सफिशिएंट है आपके पास। एटलीस्ट आपने ग्रुप पढ़ा हुआ है, इसका सिर्फ रिवीजन करना है। रिंग के लेक्चर्स देखना स्टार्ट करो, क्योंकि फील्ड तो छोटू सा है, फील्ड ज्यादा बड़ा नहीं है। रिंग में आएंगे क्वेश्चंस जो आएंगे, और लीनियर भी मैं उम्मीद करता हूं आपने पहले ही पढ़ा हुआ हो। आईआईटी जैम का पेपर में अगर मान लो
जैसे ये कोई स्केल है, आईआईटी जैम के पेपर के लेवल ये क्वेश्चंस के, तो सीयूटी पीजी का लेवल ये इतना नीचे आता है, बहुत बिल्कुल एकदम जमीन से थोड़ा ही ऊपर लेवल आता है क्वेश्चन का। आपको 4 क्वेश्चन दे देंगे और पूछ आपको 4 वेक्टर्स दे दिए जाएंगे और पूछ लेंगे बताओ एलडी और एलआई वेक्टर्स कितने हैं। ठीक है ना। रिंग थ्योरी के सारे लेक्चर्स कर लीजिए करिश्मा जी, सारे लेक्चर्स, क्योंकि सारे लेक्चर्स इसलिए, ठीक है, तो मैक्सिमल आइडल तक पढ़ लो, मैक्सिमल आइडल। करिश्मा जहां तक मैक्सिमल आइडल पढ़ाया है ना मैंने, मैक्सिमल आइडल बस वहां तक पढ़ लो। मतलब मैंने प्राइम आइडल मैक्सिमल आइडल पढ़ाए हैं, जहां तक मैक्सिमल आइडल पढ़ाया पढ़ाया वहां तक पढ़ लो बस। फील्ड चाहे पढ़ के मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं वेक्टर कैलकुलस। देखो वेक्टर कैलकुलस तो मैं भी पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है, वो हो जाएगा आपका। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, अनुराग सर क्लास ले ही रहे होंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की, वो भी आपका मैक्स टू मैक्स कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आपको आज 3 से 4 पीडीएफ अवेलेबल करवाई हैं, तो बची हैं 2 से 3 टॉपिक, आई थिंक 2 या 3 टॉपिक के पीडीएफ बचे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे रात तक, ठीक है, ग्रुप में। मैं कल से 1 घंटे कोशिश करूंगा अलग से आपको टाइम निकाल के प्रॉपर ओडी के क्वेश्चंस करवा सकूं। उससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि क्वेश्चन सच में इजी आएंगे। ऐसा नहीं है मैं बात बनाने के लिए बोल दिया इजी आएंगे, इजी आएंगे, सच में इजी आएंगे। आपने पीडीएफ अगर आप पीडीएफ अगर आप लोगों ने देखी होगी, तो उस पीडीएफ में वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी है ना, वो पिछले सालों में जब आए हुआ था पेपर सीयूटी पीजी का, तो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस आते थे वो क्वेश्चंस है उसमें, जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, बाकी लीनियर प्रोग्रामिंग वो आपको करवा दी जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वेक्टर कैलकुलस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, टॉपिक छोटा ही है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, वरना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। ठीक है, चलो, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। if a vector field derived from a scalar field phi such that v is equal to grad phi, then v is called a rotational vector field or conservative field। और कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, एंड
phi is called scalar potential of V. यानी कि अब देखो, मान लो कोई वेक्टर जनरेट हो रहा है किसी स्केलर फंक्शन से, ग्रेड बी, ग्रेड फाई, या फिर इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो आपका v है ये होता है कंजर्वेटिव वेक्टर। और जो फाई होता है वो होता है स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? हम्म, अब देखो, अब आपके दिमाग में एक और चीज आ रहा होगा, इसको इरोटेशनल वेक्टर क्यों बोल रहे हैं? इसको इरोटेशनल वेक्टर फील्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इरोटेशनल कौन होता था? जिसका कर्ल 0 होता था। चलो कुछ नोट में आपको समझ आते हैं कि इसको इरोटेशनल नाम क्यों दे रहे हैं। When A is conservative vector field, we can use two equivalent statement. Number one, A vector is conservative if and only if A vector can be written as grad phi. मतलब ऑफ कोर्स ही बात है, किसी स्केलर फंक्शन के, किसी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट से निकला हुआ वेक्टर होता है उसको कंजर्वेटिव वेक्टर कहते हैं, और ये फाई पोटेंशियल वेक्टर, पोटेंशियल फील्ड होता है, पोटेंशियल स्केलर फील्ड। दूसरी चीज, अगर आपने कर्ल निकाला वेक्टर का तो ये कर्ल कैसे निकलेगा? जो कि हमेशा 0 होगा। अब हो सकता है किसी बच्चों को ऐसा लगे कि सर ऐसे क्यों, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना, सपोज करो अगर आपका जो फाई वेक्टर फाई है ना, जैसे बताते हैं, जैसे ये और ये, इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा ना तो सीधा 0 पे जाएगा ये। इसका मतलब ए वेक्टर का जो कर्ल है वो 0 हो रहा है। कर्ल ए वेक्टर 0 मतलब ए वेक्टर कैसा हो गया? इरोटेशन। अब समझ में आया यहाँ पे डेफिनेशन में ये इरोटेशनल वेक्टर फील्ड वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड जो होते हैं वो इरोटेशनल होते हैं। अब आपको लगेगा सर इससे क्या लेना देना है?
भाई स्टेटमेंट में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आपसे कोई पूछ ले, बताइए कि कौन सा वेक्टर इरोटेशनल वेक्टर है, कंजर्वेटिव वेक्टर, नॉन कंजर्वेटिव वेक्टर, पोटेंशियल वेक्टर, और पता नहीं क्या क्या ऑप्शन डाल दिए जाए। उस केस में आपको ये नाम याद रहने चाहिए, ठीक है ना। मतलब कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्केलर फील्ड। यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। सो ए वेक्टर ए वेक्टर is given by, ये ए वेक्टर मतलब एक वेक्टर वाला ए वेक्टर है, ठीक है ना। ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप। Show that E vector is irrotational, irrotational कह लो या पोटेंशियल कह लो, ठीक है, सॉरी कंजर्वेटिव, एंड find the scalar potential. Now the solution is, आगे बढ़े। अब देखो, तो अगर सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ये इरोटेशनल है, तो मैं क्या करूंगा, इसका कर्ल निकाल के देखूंगा। अगर इसका कर्ल 0 आ गया, ये आई कैप जे कैप के कैप डेल डेल एक्स डेल डेल वाई, अच्छा यहाँ पे आई और जे में ही हो रहा है, के को हटाओ, फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं ये क्या आता है इसका, ठीक है। तो सॉरी, इसको आई कैप, इसको जे कैप, अच्छा ऐसे, ठीक है। तो जब इसका इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या बनेगा भाई, रुक जाओ, हाँ ठीक है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करना, जरा क्या बन रहा है, 2xy माइनस इसका y के रिस्पेक्ट में करना, ये वाला 0 हो जाएगा, ये कितना बनेगा 2xy। भाई कर्ल तो 0 आ गया, और अगर कर्ल 0 आ गया, इसका तो एक ही मतलब है बस, कि वेक्टर में कैसा है, इरोटेशनल। अब मुझे ढूंढना है स्केलर पोटेंशियल, यानी कि फाई ढूंढना है मुझे। अब ए और फाई में क्या रिलेशन है,
कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब ग्रेडियंट ऑफ फाई का मतलब क्या? अगर मान लो फाई वन को मैं फाई को मान लेता हूं, फाई वन आई क्या, फाई टू जे क्या, फाई थ्री के क्या, के क्या तो है ही नहीं इसमें, फाई वन फाई टू, तो ये आ जाएगा डेल डेल एक्स आई कैप फाई वन प्लस जे कैप डेल डेल बाई फाई टू। कब? जब मैं फाई को क्या मान के चल रहा हूं? अरे फाई वन फाई टू क्यों, सिंपल फाई, सिंपल फाई, सिंपल फाई। हाँ, तो डेल फाई डेल एक्स की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे यहां पे? एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इंटू एक्स। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से? एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, इस तरफ दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स क्यू बाई थ्री प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे बराबर में रख के, और यहाँ छोटी सी गड़बड़ कर दी मैंने, ये एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा इंटीग्रेशन करने, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई इंटू वाई स्क्वायर बाई टू। बताओ, यहां आ जाएगा प्लस के सी वन, यहां आ जाएगा प्लस के सी टू। ठीक है, सो नाउ ओवरऑल आपका जो फाई आएगा वो आ जाएगा, कॉमन कॉमन टर्म्स निकाल लीजिए। अब यहां ये सेम आ रहा तो यहां पे आ जाएगा वाई क्यू बाई थ्री प्लस एनी कॉन्स्टेंट टर्म, खत्म। दिस इज द आंसर, दिस इज योर फाई, फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई। बताइए मुझे, क्या यहां तक क्लैरिटी है आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हो तो बताइए मुझे। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। सिंपल था ये, टफ, ज्यादा टफ नहीं था। कैलकुलेशन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये। क्लास जस्ट शुरू हुई है, थोड़ी देर पहले। क्लैरिटी है यहां तक? एक और क्वेश्चन करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। अब हम यहां से आएंगे सीधा सीधा लाइन इंटीग्रल पे। वैसे बीच में डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी आएगा अभी, लेकिन मैं सोच रहा हूं मैं इसे ड्रॉप कर दूं। चलिए, अब जरा पढ़ते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में, कि क्या होते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव और क्या उनकी खासियत है। अब हमने डेरिवेटिव पढ़ेंगे। डेरिवेटिव होते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू ए वेरिएबल, ये होता है डेरिवेटिव। लेकिन डायरेक्शनल डेरिवेटिव पता है क्या होता है? ये वेक्टर्स की दुनिया का डेरिवेटिव होता है।
रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू ए वेरिएबल बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में डेरिवेटिव होने का मतलब है कि किसी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे। The directional derivative of a scalar field f vector, sorry, field f, scalar field f at point P, जिसका कोऑर्डिनेट है x y z, in the direction of unit vector a cap is given by del f vector del s, sorry, only del f, इसको भी f लगा लीजिए, is equal to del f dot a cap। देखो मैक्सिमम, अब ये फॉर्मूला होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। अगर यूनिट वेक्टर की वैल्यू +1, मैक्सिमम देखो यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी है, +1 जा सकती है, तो ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और अगर आपसे कोई पूछे मिनिमम ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो उसका आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू निकाली जाती है ना, तो एक तरीके से इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड। आपको बच्चा, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ इसकी वैल्यू, सॉरी। आपको बच्चा सोचेगा सर ये आया कहां से, समझ नहीं आया। आपको याद है फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यही हुआ करता था ना, कॉस थीटा की। यहाँ पे अब देखो, तो यहाँ पे ए क्या, ए वे क्या आ रहा है, यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू कौन, ए वेक्टर की जगह ग्रेड एफ यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, और बी वेक्टर की जगह ए क्या। ठीक है, क्योंकि दोनों दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर पे ग्रेड लगता है तो वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये तो यूनिट वेक्टर है ही। तो इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड देखो ये आ गया, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो जा सकती है +1, सिंपल। और मिनिमम वैल्यू cos थीटा की जा सकती है -1। तो माइनस का साइन पता कहां से आया, इस cos थीटा से।
तो कायदे से सिर्फ कुछ नहीं है कि डॉट प्रोडक्ट को अच्छे से यूज कर लिया, बस इतना ही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव find the directional derivative of phi of x y z is equal to x square yz plus 4xz square. At the point 1 minus 2 1, in the direction 2 I cap minus k j cap minus 2 k cap. Now the solution is, ओके तो यहां पे ए वेक्टर कौन है, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन वेक्टर कौन दिया यहां पे, 2 I कैप जे कैप माइनस के 2 के कैप। और जब मैं ए कैप लगाऊंगा तो ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 आ जाएगा टोटल। तो ये आ जाएगा 2/3 I कैप माइनस के 1/3 जे कैप माइनस के 2/3 के कैप। अब ग्रेड एफ निकाल लो। एफ आपके पास फाई तो है ही, यहां बेसिकली फाई दिया हुआ है, एफ की जगह जो काम कर रहा है यहां वो फाई दिया हुआ है। तो चलो ग्रेड फाई निकालते हैं जरा। तो पहले जरा ग्रेड फाई निकाल लेते हैं। ग्रेड फाई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ मुझे, मतलब ग्रेड एफ ग्रेड फाई एक ही चीज है, ठीक है, स्केलर फील्ड। तो इसका जब आप फाई निकालोगे देन यू विल गेट 2xyz प्लस 4z स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जेड जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8xz के कैप। 2/3 I कैप माइनस के 1/3 जे कैप माइनस के 2/3 के कैप, यानी कि अब देखो कुछ नहीं है, ग्रेड एफ आपने निकाल ही लिया, यूनिट वेक्टर आपको दिया ही आपने निकाल ही लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। अब आई कैप यहाँ पे नहीं दिख रहा, इसका मतलब आई कैप का मल्टीस्केलर 0 है, तो ये तो गायब हो जाएगा, बचा ये आ जाएगा माइनस के 1/3, फिर आ जाएगा माइनस के 6 × 2/3।
तो आ जाएगा -1/3 -4, आंसर आ जाएगा -13/3। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट प्लीज। चलो यहां तक क्लैरिटी है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 5 मिनट का, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने का है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f of x y z is equal to 2x square plus z square at the point in the direction of the vector find out the directional derivative। डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए और बताइए मुझे व्हाट इज द वैल्यू। कुछ नहीं है, देखो एफ आपको दिया हुआ है, डेल एफ आपको निकालना है। आपको दो चीजें निकालनी है, डेल एफ एट 2 1 3, ठीक है। दूसरी चीज आपको निकालनी है ए कैप। ए कैप कैसे निकालोगे, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई साहब। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी एफ डी एस इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे, इसकी जो भी वैल्यू मतलब जो वेक्टर आएगा ये डॉट ए क्या। बताइए मुझे, क्या ये बहुत टफ क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर आएगा -4/√5, -4/√5 इसका आंसर होगा, -4/√5। बताइए, क्या तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ किसी को हो तो बताओ। यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानी तो बताइए। निकाल के दिखाता हूं उसकी वैल्यू। 8 i कैप प्लस 6 j कैप
प्लस 6k क्या, इसकी वैल्यू आएगी 1/√5 आई कैप माइनस के 2/√5 के क्या। और इसका आंसर निकालोगे तो माइनस के 4/√5। खत्म। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम R3 to R। ठीक है, डिफाइंड एज f of x by z is equal to sin x plus z into e to the power y by 2 प्लस z स्क्वायर। क्लैरिटी है यहां तक। देन द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज of f at pi by 4 0 1। बस ये आपको, अब देखो यहां बात हो रही है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज क्या होता है, याद है आपको? रेट ऑफ चेंज क्या होता है? रेट ऑफ चेंज को बोलते हैं डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव कहां हो रहा है? किसी डायरेक्शन में। ठीक है, और बात हो रही है, अब डायरेक्शन गिवन नहीं है लेकिन यहां दिया मैक्सिमम। इसका मतलब आपसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी एफ डी एस। अब डी ऑफ डी एस क्या होता है, याद है? मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड एफ वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमेशा 1 होता है, यही तो फॉर्मूला था। अब यूनिट वेक्टर चाहे कुछ, अब देखो, अब आप सोचोगे सर यूनिट वेक्टर गिवन नहीं है। मैं क्या बेटा, यूनिट वेक्टर गिवन नहीं है तो क्यों टेंशन ले रहे हो? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, इसीलिए तो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ए वेक्टर आपको नहीं भी पता है तब भी ए कैप की वैल्यू 1 होगी, बिकॉज ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है भाई साहब, यहां तक क्लैरिटी है? किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बताओ। अब आपको पता लग गया मैक्सिमम ऑफ डी एफ डी एस इज इक्वल टू दिस दिस दिस, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड एफ। बस दैट विल बी द आंसर। तो आपको यानी कि पूरे में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेड एफ ही पता करना था। और अब मिनिमम पूछ लेता तो नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड एफ। बताओ, क्या ये क्वेश्चन ऐसा लगा कहीं से भी टफ है? बताओ प्लीज मुझे बताइए, क्या किसी को ऐसा लगा कहीं से भी क्वेश्चन टफ है? अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। मैं ज्यादा से ज्यादा आंसर लिख के रख देता हूं। इसका आंसर आ जाएगा √39/2। दैट विल बी द आंसर। सीधा ग्रेड एफ निकालना है एट दिस पॉइंट। मैग्नीट्यूड आप निकाल ही लोगे, मैं भरोसा कर रहा हूं इतना आप कर लोगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। किसी पे अगर नहीं हो तो बता देना कि सर पूरा सॉल्व करवा दो, मैं पूरा सॉल्व करवा दूंगा। मुझे रेज हैंड पे बता देना क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मुझे शो नहीं हो रहे हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज? या फिर ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज?
अब इंक्रीज और डिक्रीज होना भी चेंज ही होता है एक तरीके का, रेट ऑफ चेंज या फिर रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज। ठीक है, अब रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब है रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव वे में, मतलब मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, आपको दिया है u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर एट द पॉइंट 103। बताइए। आराम से सोचिए, समझिए और मुझे आज का आंसर कीजिए। इसका सॉल्यूशन आपको अभी के अभी निकालना है। चलो बताओ मुझे यहां तक इसका आंसर कितना आया। कोई मुझे बताएगा इसका आंसर कितना आया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज। बेसिकली इसका आंसर है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड यू एट 103। आप लोग करते रहो ना सॉल्व क्वेश्चंस को। इसका आंसर भी सेम है। इंक्रीज मतलब मैक्सिमम ऑफ डी एफ डी एस। इट इज, अच्छा यहाँ पे यू दिया है ना, तो एफ कटाओ यू लगाओ। ग्रेड यू एट 103। अब तो ग्रेड निकाल लो, ग्रेड यू कितना आ जाएगा। वाई जेड स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 2xyz के कैप, और पॉइंट क्या आ जाएगा 103। तो इसको जरा देखो ये कितना आ जाएगा 0। इसको देखो जरा ये कितना आ जाएगा 2j कैप, और इसको देखो जरा ये कितना आ जाएगा 0। अरे ये कितना आ जाएगा 1 9 आ जाएगा, सॉरी 9। यानी कि आपका जो ग्रेड यू है ना वो सिर्फ और सिर्फ 9j कैप आ रहा है, और जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो सेम वही आ जाएगा। तो कायदे से ये आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। आंसर इज अगेन 9। हो गया भाई साहब सॉल्व।
एक मिनट रुक जाइए। जस्ट वेट अ मिनट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है? मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, तुम वो सॉल्व करोगे। अब नेक्स्ट क्लास में आते आते मैं सबसे पहले चेक करूंगा। तो क्वेश्चन है ऐसे ही है, लेट एफ ऑफ एक्स y इज इक्वल टू के एक्स वाई माइनस एक्स क्यू वाई माइनस एक्स वाई क्यू फॉर x, y belongs to R2, where k is a real constant. The directional derivative of f okay, the directional derivative of f at the point p 1, 2 in the direction of the unit vector u is equal to minus k1 by 2 comma minus k1 by root 2 comma minus k1 by root 2. Is 15 by root 2. Then the value of k is, ये सोच के चलना, इस तरह का क्वेश्चन आपको सीयूटी पीजी में देखने को मिल सकता है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की पीडीएफ डाल दी है, ठीक है? तो प्लीज एक बार उनको जरूर जरूर पढ़ लेना, ठीक है? उसमें क्वेश्चंस का आपको आइडिया लग जाएगा, जिससे कि आपके लिए बहुत इजी रहेगा क्वेश्चन को मतलब फाइंड आउट करना कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प करना है, ठीक है ना? बाकी इसके अलावा डायरेक्शनल डेरिवेटिव खत्म। ठीक है, तो इतना ही है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब यहां से आगे थोड़ा सा कल आपको इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे यूनिट टेंजेंट वेक्टर हो गया, पीस वाइज स्मूथ कर्व हो गया, स्मूथ सरफेस हो गया, पीस वाइज स्मूथ सरफेस हो गई, है ना? तो बेसिकली कल और स्टार्ट होगा लाइन इंटीग्रल, कि लाइन इंटीग्रल में क्या क्या होता है, कैसे कैसे फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। तो यहाँ से आगे का जो टॉपिक है और यहाँ से आगे की जितनी भी जर्नी आपकी वेक्टर कैलकुलस की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। ये सिर्फ वार्म अप था अभी तक हमने जो कुछ किया। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव प्लीज अच्छे से करके जाना। कभी कभी ये, अगर आप में से कोई भी आईआईटी जब का एग्जाम देगा ना, तो वहां पूछ लिया जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है? आईआईटी जैम में डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन सेवरल वेरिएबल तो है, कभी कभी वन वेरिएबल में भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ लिया जाता है। सो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है? चलिए फिर अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे लाइन इंटीग्रल्स। ओके।
किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। सर मैक्सिमम कितने लेक्चर की हो सकता है? ओके, अभी देखो जैसे 14 लेक्चर हुआ ना टोटल, 14 लेक्चर और बाकी है, ऐसे समझ लो, ठीक है। अराउंड 14 लेक्चर और बाकी है। 14 लेक्चर में क्या ना, अभी लाइन इंटीग्रल यही सब आएगा अभी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम, यही मेन मेन बची है अभी। बाकी सारा का सारा आपको वार्म अप तो सारा का सारा करा दिया अभी, वार्म अप सब खत्म, अभी तो मेन मेन चीज बची है सर। चलिए टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखिए, और कल से लाइन इंटीग्रल पढ़ाएंगे, क्वेश्चन जरूर करके लाना। इसका आंसर मैं देखना चाहता हूँ, इसका कौन कौन बच्चे इसका आंसर निकाल पाते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ भी पढ़ाने से पहले मैं इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है।